मित्रों, आज हम गांधी जी, उनके मर्डर और उनका मर्डर करने वाले अथवा करने का प्रयास करने वाले श्री नथुराम गोडसे तथा कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के आपसी संबंधों पर और साथ ही इसमें निहित मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि तीस जनवरी को श्री नथुराम गोडसे ने बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के समय गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और अन्य लोगों का कहना यह है कि नहीं, कोई एक अन्य व्यक्ति वहाँ नहीं विद्यमान था। बहुत संभव है कि वो CIA का कोई आदमी हो। इसके बहुत से प्रमाण मिले हैं, क्योंकि उसी समय न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी उसमें भारत में नवनियुक्त एक अमेरिकी उपराजदूत को बहुत ही बहादुर बताया है कि उसने फट से गोडसे को दबोच लिया और पुलिस को दिया। पुलिस तो डर गई थी वगैरह। जैसे भारत की पुलिस तो डरपोक थी, ब्रिटिश भारत की पुलिस डरपोक थी, वहाँ उपस्थित लोग भी डरपोक थे। बस वही एक अमेरिकी जो जवान है वो बड़ा बहादुर था, ऐसा बताने की कोशिश की है। तो इससे ऐसी शंका होती है, बहुत से लोगों ने ये शंका की है और मुझे भी शंका है कि वस्तुतः उसी व्यक्ति ने साथ में अपनी रिवॉल्वर से वो गोली चलाई थी, क्योंकि गांधी जी के शरीर से जो गोलियां निकली थीं उनमें से एक कारतूस ऐसा था जो कि गोडसे की रिवॉल्वर का नहीं था। और इस बात की पूरी आशंका है कि गांधी जी की हत्या में CIA का हाथ हो, क्योंकि उस समय CIA जिस प्रकार से दनादन हत्याएं कर रहा था, उससे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और गांधी जी के रहने पर तत्कालीन अमेरिकी शासन को शायद काफ़ी दिक्कत जाती। एक तो वो उनको थोड़ा बाद में कुछ सनकी सा मानने लगे थे अमेरिकी लोग, क्योंकि वो जो नोवाखली में जहाँ चारों ओर दंगा हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, संपत्ति लूटी जा रही है, वहाँ एक आदमी रात को अपनी पोतियों जैसी बच्चियों के साथ निर्वसन सोता है, तो इसका सेक्स से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, मनोविकृति से, मानसिक विकृति से संबंध दिखता है। तो पहली बार बड़े पैमाने पर उस बात की चर्चा हुई। उसके पहले जो होता था वो आश्रम में लुके छिपे होता था, तो वो बात दुनिया भर में फैल गई। बहुत से मुसलमान जो वहाँ के थे वो तो इसी बहाने गांधी जी को दबाने आए, मारने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मोहम्मद पैगंबर का हिजड़ा हूँ और इसलिए मैं तो मेरा इस सबसे सेक्स वैक्स से कोई मतलब नहीं, ये तो एक अलग तरह की बात है, ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा हूँ, जो भी उन्होंने कह दिया। तो अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, सब जगह ये संदेश गया कि ये कोई ऐसा आदमी है जिसको दबाया जा सकता है, बहुत कमज़ोर है वगैरह। तो दबाकर उन्होंने नेहरू को सत्ता सौंप दी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। हो सकता है नेहरू ने ही कहा हो कि ये सज्जन हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे और इन्हीं का अभी भारत में प्रभाव है, तो ऐसे करो कि बहुत से लोग ऐसे हैं देश में जो इनको ख़त्म करना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान के प्रश्न पर, मुस्लिम प्रश्न पर जो गांधी जी खुल के अनुचित रूप से मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं,
उससे लोग बहुत कुपित हैं और एक खुफिया रिपोर्ट आ भी गई थी कि गांधी जी की हत्या की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है कि जिस लेवल पे जवाहरलाल नेहरू उस समय ऑपरेट कर रहे थे तो उन्होंने जरूर संयुक्त राज्य अमेरिका को और इंग्लैंड को दोनों को ये सूचना दी होगी। उस समय माउंटबेटन यहाँ मौजूद थे और माउंटबेटन जिस स्तर का कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था और गुप्तचर सेवाओं का भी जानकार था, तो उसे जरूर ये खबर मिली होगी कि गांधी जी की हत्या के लिए एक दो ग्रुप सक्रिय हैं। तो उसमें अगर अमेरिका को लगा होगा कि इनका हट जाना ही नेहरू का रास्ता प्रशस्त करने वाला है तो बहुत संभव है कि उन्होंने वो तैयारी कर ली हो। जैसा विश्व राजनीति चली है, CIA के बारे में जितने तथ्य अब तक आए हैं बड़े बड़े मर्डर्स के, तो ये उनकी तुलना में बड़ा छोटा प्रयास है कि पता रहा होगा कि नथुराम गोडसे ये कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीका है। और वहाँ एक आदमी अपना कोई घुसड़ दिया जो मुखबिर बने एक दो लोग, और फिर उनसे खबर मिली, वो रेलवे स्टेशन में आके रुके, फिर ऊपर के जो कमरे में गए जो रेलवे का एक होता है निवास या रेस्ट रूम जैसा, वहाँ तैयारी करते रहे। तो सारी खबर पुलिस को, खुफिया पुलिस को रही होगी, अब ये चला, अब ये यहाँ रुका है, अब ये मारने की तैयारी में है। तो उसी समय बहुत संभव है कि CIA का कोई आदमी वहाँ उपस्थित रहा हो और उसने उसी समय ठीक एन मौके पे गोली दाग दी हो। और फिर इस गोडसे ने जब किया तो गोडसे के उससे तो गांधी नहीं भी गिरे, उस CIA वाले आदमी की गोली से वो ख़त्म हो गए। इसने टाक के मारा होगा कहीं घायल होकर जीवित न रह जाएं, और फिर गोडसे को दबोच लिया ताकि सबका ध्यान उधर से बट जाए। तो ये बहुत संभव है कि जिस आदमी ने गोडसे को दबोचा घटनास्थल पर, जिस अमेरिकी राजनयिज्ञ ने, उसी ने या उसके किसी ट्रेंड, क्योंकि उस समय बहुत से अमेरिकी, अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन आदि पत्रकार उपस्थित थे वहाँ, स्वीडिश पत्रकार भी थे, डच पत्रकार भी थे, स्पेनिश पत्रकार भी थे, कई पत्रकार वहाँ उपस्थित थे और कई अंग्रेज और अमेरिकी राजनयिज्ञ उपस्थित थे, डिप्लोमेट्स उपस्थित थे। तो उस बीच किसी बहुत सधे हुए डिप्लोमेट ने गांधी जी का मर्डर किया हो और फिर गोडसे को दबोच लिया हो, ये बहुत संभव है। क्योंकि प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ने ललकार कर कहा था कि गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की है। मेरी बात को अगर कोई चुनौती देता हो तो सामने आए, तो कोई नहीं आया। बहुत अखबारों में भी उनका बयान छपा था, तो इसके बावजूद किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तो जरूर इन लोगों को भी, गांधीवादियों को भी पता होगा कि वास्तव में तो मारा गोडसे ने नहीं, उस अमेरिकी व्यक्ति ने, किसी अन्य विदेशी ने। जो भी हो, मुख्य बात यह है कि हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ओहो, मैं तो 1 मिनट में फेसबुक लाइव हूँ। अच्छा, कर देता हूँ, कर देता हूँ, कर देता हूँ, कर देता हूँ। तो ये स्थिति थी। तो बहुत संभव है कि जवाहरलाल नेहरू के संज्ञान में रहा हो कि यह हत्या होने वाली है, और इंग्लैंड और अमेरिका के डिप्लोमेट्स से तथा गुप्तचर एजेंसियों से उनका संबंध तो था ही। ये इशारा रहा हो कि जब ये गोडसे मार दे तो काम तमाम कर देना, ये तो अभी अनाड़ी है, भावुक युवक है, ऐसा संभव है। लेकिन ये एक अवान्तर विषय है। नथुराम गोडसे की गोली से मरे या किसी अमेरिकी अथवा CIA एजेंट की गोली से मरे, ये बिल्कुल अलग बहस है। मुख्य बहस ये है कि नथुराम गोडसे तो गांधी जी की हत्या के लिए ही गया था, और उन्होंने हत्या का अपराध स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, मैं हत्या के लिए आया था और मेरा काम हो गया। क्योंकि उस समय कहा गया था कि आप चाहो तो ये पैरवी हो सकती है कि आपकी गोली से नहीं मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पाया गया था कि वस्तुतः गांधी जी का प्राण जो गए गांधी जी के, वो
किसी अन्य की गोली से ही गए हैं, है ना। तो इसलिए ये एक अलग विषय है कि वस्तुतः गांधी जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं ली गई। जो वहाँ उपस्थित थीं दोनों बहनें तथा अन्य स्त्रियां और कुछ पुरुष भी गांधी जी के भक्त, उनके बयान विस्तार से क्यों नहीं लिए गए। एफआईआर पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है, ये सब अलग विषय है। ये शासन जानता है। हो सकता है कोई अगर सचमुच उसमें CIA का हाथ है तो उसको पब्लिश करने से भारतीय हितों को खतरा है। तो बात आई गई हो गई, कोई बात नहीं। हम हिंदू लोग हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। गांधी जी, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े महात्मा थे तो उनका मोक्ष हो गया होगा। हमारे अनुसार वो बीच में थे, न बहुत गए गुजरे थे, न बहुत ही उच्च स्तर के थे, तो उन्होंने फिर मानव योनि में जन्म लिया होगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो न तो वो अधो गए होंगे और न ऊर्ध्व, मुझे लगता है कि वो मध्य तिष्ठन्ति, मानव योनि में ही उन्होंने अब तक पुनर्जन्म ले लिया होगा। और इंग्लैंड में, भारत में जो भी भूमि उनको प्रिय रही होगी, वहाँ पुनः जन्म लेकर अपना कार्य कर रहे होंगे, इसलिए वो तो विषय चला गया। मूल विषय इससे संबंधित है कि गोडसे गांधी जी की हत्या के लिए ही गए थे और गांधी जी की हत्या उनका पूरा इरादा था और अपनी समझ से उन्होंने गांधी जी को मार डाला। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। पहली बात ये, सबसे पहली बात तो ये उठती है कि जो गांधीवादी अपने को कहते हैं या उस समय की सरकार गांधीवादी कहती है या उसके बाद उसका जो आचरण रहा है, तो गांधी जी की हत्या करने वाले को क्षमा क्यों नहीं किया गया। अगर आप एक अहिंसक शासक हैं तो ये तो निश्चित है कि उन्होंने जो हत्या की वो देश प्रेम से भर कर की, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है ना। यानी नथुराम गोडसे को मोहनदास करमचंद गांधी से कोई व्यक्तिगत राग नहीं था, कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, उन्होंने उनकी कोई खेती नहीं उजाड़ी थी, उनका घर नहीं उजाड़ा था, उनके माता पिता को सताया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। नाथूराम गोडसे का कोई भी निजी नुकसान गांधी जी ने नहीं किया था। नाथूराम गोडसे के परिजनों का भी गांधी जी ने कोई नुकसान नहीं किया था। बाद में बहुत किया है गांधी जी के नाम पर नेहरूवादी ने, लेकिन उस समय तक गांधी जी ने कोई नुकसान नहीं किया था। और नाथूराम गोडसे के परिवार वाले भारत से उजड़ने को या पाकिस्तान जाने को विवश भी नहीं हुए थे, और ना ही उनके परिवार वाले पाकिस्तान से भगाए जाकर भारत आ रहे थे। वो तो मुसलमान भगा रहे थे और हिंदू आ रहे थे, लेकिन उन हिंदुओं में नथुराम गोडसे के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, सीमित अर्थ में परिवार का। फिर उन्होंने क्यों मारा, तो स्पष्ट है कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से मारा। तो अगर कोई युवक देशभक्ति की भावना से कोई भयंकर कोई ऐसा काम करता है, मर्डर का काम करता है, मार डालता है, तो आए दिन तरह तरह के अपराधियों के लिए क्षमा याचना लगती है। तो नथुराम गोडसे के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं लगी और उसे क्षमा क्यों नहीं कर दिया गया। इंदिरा गांधी के हत्यारों वाले समूह को कांग्रेस पार्टी ने क्षमा कर दिया। राजीव गांधी के हत्यारों को क्षमा करने स्वयं सोनिया गांधी ने काफ़ी पहल की है। तो हत्यारों को क्षमा करने की पैरवी कांग्रेस के कुछ लोग करते रहे हैं। आतंकवादियों को, देश के विरुद्ध गद्दारी करने वालों को, तरह तरह के लोगों को क्षमा याचना की बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके लिए क्षमा याचना की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है। कांग्रेस पार्टी का वह धड़ा जो कभी अपने को गांधीवादी कहता है, कभी समाजवादी कहता है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, लेकिन जो एक प्रकार से नेहरू जी की धारा का उत्तराधिकारी है, वो धारा का अनुयायी जो धड़ा है वो बहुत ज़्यादा क्षमावादी है। तो नथुराम गोडसे को भी क्षमा कर देना था, क्यों नहीं क्षमा किया। अगर आप बड़े अहिंसक हैं तो एक प्रश्न ये उठता है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि वो कोई बहुत बड़े संगठन का सरगना नहीं था।
कोई उसकी बहुत व्यवस्थित विचारधारा भी नहीं थी। तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर गांधी जी के हत्यारे को क्षमा क्यों नहीं किया गया। ये तो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो काम हुआ, इसमें कुछ लोग दो विचारधाराओं की लड़ाई भी बताने लगे। तो यहाँ इस पर विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिसे विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के अर्थ के रूप में जिसे विचारधारा कहने लगे हैं, वो तो 1950 के पहले भारत में बौद्धिक क्षेत्र में प्रचलित कोई शब्द ही नहीं था, और राजनीति में भी 1934 के पहले या 1930 के पहले आइडियोलॉजी तो कोई शब्द ही नहीं था। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, 1925 में उसने सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात रूस की नकल में की है, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं हुई थी। जब कांग्रेस का समाजवादी धड़ा अलग हुआ तो वो आइडियोलॉजी शब्द भारत में एक क्षेत्र में खूब चलने लगा, तो गांधी जी ने उसी समय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया 1934 में। लेकिन फिर भी ये बात केवल पढ़े लिखे लोगों के बीच फैलती रही, कार्यकर्ताओं के बीच कोई भी आइडियोलॉजी की बात 1950 तक कभी नहीं हुई। धर्म अधर्म, देश का भला देश की हानि, हिंदू समाज का भला हिंदू समाज की हानि, ये शुभ है ये अशुभ है, ये धर्म है ये अधर्म है, ये पुण्य है ये पाप है, ये उचित है ये अनुचित है, यही राजनीति की भाषा थी। विचारधारा तो भारत में वैचारिक क्षेत्रों में प्रचलित पद ही नहीं था, ये कोई भारतीय पद नहीं है। भारत के किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में विचारधारा नामक किसी शब्द का कोई उल्लेख नहीं। इसलिए ये कहना कि गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी थी और नाथूराम गोडसे की कोई आइडियोलॉजी थी, बहुत ही असत्य और हास्यास्पद बात है। दूसरी बात यह है कि जो आइडियोलॉजी है वो मुख्यतः तो यूरो क्रिश्चियन शब्द है, लेकिन कम्युनिस्टों ने उसको थियोलॉजी की नकल में बहुत उछाला। तो आइडियोलॉजी में बेसिक चीज़ें तो होती हैं ना, बेसिक प्रेमाइसेस कि लाइफ जीवन क्या है, पदार्थ और चेतना के संबंध क्या हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बाद राज्य के विषय में राज्य किसका प्रतिनिधि है, संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि है या किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर उसमें पूरा विस्तार होता है कि राज्य अमुक नीतियाँ क्यों बनाए, उसके द्वारा किस वर्ग का हित, अगर वो आप राज्य को वर्ग का प्रतिनिधि मानते हैं, शासक वर्ग का, तो फिर ये तय होता है कि अमुक नीति से किस वर्ग को क्या लाभ है, किस वर्ग को क्या हानि है। एक दूसरा होता है कि कुछ स्ट्रेटजिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं, तो भी कुछ सुसंगत हों, ये आइडियोलॉजी से मांग की जाती है। जो बात उससे सुसंगत नहीं हो, सुसंगत तो नहीं रहे हैं ज़्यादातर किसी भी आइडियोलॉजी के अनुयायियों का आचरण, लेकिन फिर उसको जो उसके बौद्धिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये आइडियोलॉजी से बाहर की चीज़ है। ये तो कुछ अपने स्तर पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, डी पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक है आदि कहते रहते हैं। तो गांधी जी का ऐसा कौन सा विचार है? गांधी जी सनातन धर्म के निष्ठावान अनुयायी थे, तो इसका गोडसे से क्या टकराव? कोई टकराव नहीं। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे कि मैं जो महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में अहिंसा का प्रतिपादन है उस तरह का अहिंसक हूँ, तो उसको भी गोडसे या सावरकर या किसी को क्या आपत्ति है। तो विचारधारा तो गांधी जी की क्या थी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो विचारधारा का जो अर्थ होता है एक व्यवस्थित, कि जैसे अहिंसा कहते हैं कुछ लोग कि अहिंसा उनके विचार के मूल में है, जो उनके समर्थक हैं। तो अहिंसा तो कृतकारित और अनुमोदित 3 प्रकार की होती है, फिर उसमें भी मृदु मध्य और तीव्र, फिर मोहपूर्वक, लोभपूर्वक, क्रोधपूर्वक किस भाव से की गई आदि बड़े विस्तार से हमारे शास्त्रों में चर्चा है। तो कारित और अनुमोदित हिंसा तो गांधी जी ने खूब कराई, पता नहीं कितने लोगों को मरवाया, पता नहीं कितने लोगों को मरने दिया, विभाजन के द्वारा तो लाखों लोग मारे गए ना। तो कारित और अनुमोदित हिंसा के पोषक गांधी जी हो गए, तो ये अहिंसा की आइडियोलॉजी तो है नहीं। गांधी जी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, और जिसे आइडियोलॉजी कहा जाता है
अगर वो अहिंसा की आइडियोलॉजी को लें तो गांधी जी तो अहिंसक हैं ही नहीं। गांधी जी अहिंसा अहिंसा रट कर शत्रु को घेरने में चतुर एक राजनीतिज्ञ हैं, ये तो समझ में आता है। अपने विरोधी को पटकनी देने के लिए उन्होंने अहिंसा अहिंसा बहुत रटी और व्यवहार में हिंसा को भरपूर प्रोत्साहन दिया, ये तो प्रमाण है। तो गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी थी या स्टालिन की कोई आइडियोलॉजी थी या लेनिन की कोई आइडियोलॉजी थी या माओ की कोई आइडियोलॉजी थी, ये तो सब झूठी बातें हैं ना। मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, मार्क्स की आइडियोलॉजी के अनुसार तो सोवियत संघ में कुछ भी नहीं हुआ और चीन में भी कुछ नहीं हुआ। तो आइडियोलॉजी काम है फिलोसफर्स का, विचारकों का, और न तो गांधी विचारक हैं, न नेहरू विचारक हैं, न लेनिन स्टालिन विचारक है, न माओ विचारक है। लोग तो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं। और ये कहना कि राजनेता किसी आइडियोलॉजी को मानता है, ये तो केवल मूर्ख लोग कहेंगे। राजनेता तो सत्ता के लिए काम करता है और सत्ता के लिए काम करने पर पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो किसी आइडियोलॉजी की बात करता है, अगर वो आइडियोलॉजी के पीछे पागल लोग हों तो। जो लोग थियोलॉजी के पीछे पागल थे कि कोई एक थियोलॉजी श्रेष्ठ होती है, बाकी थियोलॉजी को नष्ट कर देना चाहिए, उनको तो आइडियोलॉजी शब्द आकर्षक लगेगा कि एक आइडियोलॉजी श्रेष्ठ है, बाकी सब जो हैं उस आइडियोलॉजी के शत्रु हैं, उनको नष्ट कर देना। इसलिए ईसाइयों और मुसलमानों की जो बड़ी धारा है उसको तो आइडियोलॉजी शब्द पसंद आएगा। कम्युनिज्म ईसाइयत का एक परिशिष्ट है, तो कम्युनिस्टों ने थियोलॉजी, चूंकि वो गॉड के नाम पे बहुत बड़ा परेड हो रहा था, तो उन्होंने कहा थियोलॉजी नहीं आइडियोलॉजी। थियोलॉजी के केंद्र में गॉड रहता है, आइडियोलॉजी के केंद्र में आइडिया रहता है, लेकिन मानस वही है कि एक का अन्य सभी धाराओं पर नियंत्रण। थियोलॉजी में भी यही था कि मैं जो कह रहा हूँ ट्रिनिटी का अर्थ ले रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि गॉड का आज तक एक ही बेटा हुआ, उसने ये कहा, उसको जो माने वो ठीक है, बाकी सब नष्ट कर देना। इस्लाम में भी यही था कि पैगंबर साहब जो हैं वो आखिरी पैगंबर हैं, जो उन पे यकीन लाए, ईमान लाए वो रहे, बाकी सब अधीन बना के रखो या ख़त्म कर दो। तो आइडियोलॉजी भी उसी में है कि जो हमारी आइडियोलॉजी को माने, चूँकि हम कह रहे हैं कि ये गरीबों की, मजदूरों की, साधारण लोगों की आइडियोलॉजी है, तो इसको मानो, नहीं तो हम तुमको नष्ट कर देंगे। न तो कोई गरीब ने कभी शासन किया, न गरीब की ये हैसियत होती कि वो धनियों को मारते। तो आइडियोलॉजी कवर है अपने विरोधियों की हत्या का, तो उनको नाश करने का, या उनको कंट्रोल एंड डोमिनेशन, है ना, नियंत्रण में लेने और आधिपत्य का। तो गांधी जी की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, गांधी जी की राजनीति थी। गांधी जी बहुत बड़े राजनेता थे और राजनीति में समय समय पर अपने शत्रुओं को घेरने या परास्त करने के लिए और अपने समर्थकों को संरक्षण देने के लिए बहुत सी बातें कहते थे। उनकी बहुत सी बातें परस्पर विरोधी हैं। तो एक तो गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब गोडसे की कौन सी आइडियोलॉजी है? गोडसे की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो तो एक भावुक युवक है। जो भी लिखा उसका मिलता है, उससे ये लगता है कि उसे हिंदू धर्म से बहुत प्रेम था, हिंदुत्व से प्रेम था और भारत भूमि से प्रेम था, और उसे लगता था कि ये भारत में हिंदुओं के हितों को गांधी जी लगातार चोट पहुंचा रहे हैं और ऐसी चोट पहुंचा रहे हैं जो असहनीय है, तो इसलिए इनको समाप्त कर दो। तो उस समय गांधी जी का ऐसा क्यों प्रोजेक्शन हो रहा था, कौन कर रहा था, कहाँ से इसके मन में गांधी जी का भाव आया? असली शासन उस समय लपक के गद्दी में ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा नहीं कि ये गांधी जी बहुत बड़ी बाधा है हिंदुओं का हित करने के हमारे मार्ग में, ऐसा तो कभी नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू के तो वही बात थी जो गांधी जी की थी, उससे भी बढ़कर हिंदू विरोधी बात थी। गांधी जी तो कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूँ, जवाहरलाल ने तो कभी कहा नहीं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। तो जो अपने को सनातनी हिंदू कह रहा है, आधुनिक राजनीति में अगर वो हिंदुत्व की हानि कर सकता है, वो हिंदुत्व को आधारभूत रूप से आघात पहुंचा सकता है, तो जो कह रहा है कि मेरी हिंदुत्व में कोई आस्था नहीं है, मेरी तो आस्था सोशलिज्म में है, उनका तो पत्र ही है कि एक शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा भड़कने वाली है सारी दुनिया में, और मैं उसमें सोशलिज्म का साथ दूंगा। हिंसा के साथ, हिंसा होने वाली है दो पक्षों के बीच, एक और सोशलिस्ट है, एक और कैपिटलिस्ट, मैं सोशलिस्टों का साथ दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा की ज्वाला भड़कने ही वाली है, ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र हैं। तो सोवियत संघ जो हिंसा करेगा उसमें मैं उसके साथ हूँ, अमेरिका जो करेगा, इंग्लैंड जो करेगा, फ्रांस जो करेगा, उसके विरोध में। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड है।
गांधी का तो नहीं है। गांधी तो कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूँ, फिर भी उन्होंने हिंदुओं की भयंकर हानि की, हिंदुओं को मरने दिया, लाखों हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि या तो अहंकार था कि मेरा ये मत है, मैं मुझे अहिंसक मान लिया गया है, मतलब या तो ईगो की प्रॉब्लम है। अंग्रेज मुझे बहुत बड़ा विचारक मानने लगे हैं, कहते हैं वाह वाह ईसा मसीह के बाद अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो गांधी ही हैं, तो इसके लिए सर्वस्व बलिदान दे दो, लोग मर जाएं, उजड़ जाएं, खत्म हो जाएं, कुछ हो जाएं, मुझे कहा तो जाएगा कि वाह गांधी बहुत महान है, शांति का, अहिंसा का पुजारी है। इसने अपनी अहिंसा के लिए लाखों हिंदुओं को मरवा डाला, तो इससे वाहवाही मिलेगी। तो या तो ईगो प्रॉब्लम है या यश का है कि मुझे वही, वो भी यश और ईगो प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़े हैं। और या फिर ये है कि सत्ता हमारे गुट के हाथ में आए, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जब निर्णय लिया था तभी ये हो गया था कि नेताजी पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं। ये तो पता था, गांधी जी ने कहा है कि नेताजी जीवित हैं, ऐसा मेरा मानना है, ये गांधी बांग्ने में है। तो नेताजी को गद्दी न जाए, हमारे जो हमारी धारा का जो आदमी है, भले वो हमसे भी छेड़खानी बदमाशी करता है, चालाकी करता है, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हम उसको सिखा लेंगे, बच्चा है और इसको शासन मिलना चाहिए। या तो ये है, इसलिए होने दिया क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा बना दिया था कि पार्टीशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि नहीं आप भारत में तो बहुत बड़ी आबादी को, अंग्रेज़ों का क्या तर्क था, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को जब तक ये विश्वास न हो जाए कि हमको भी हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, हम कैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर करें। और उधर मुसलमानों को उन्होंने सिखाया, तो जो मुसलमान कल तक अंग्रेज़ों को गाली दे रहे थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आपके जाने के बाद जो भारत है उसमें ये गांधी नेहरू के रहते हमारे हित सुरक्षित रहेंगे, ये तो हिंदू इंडिया बना देगा, है ना। तो मुसलमान कहते थे कि गांधी नेहरू हिंदू इंडिया बना देंगे, अंग्रेज कहते थे कि मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, तो भारत की इतनी बड़ी आबादी को अगर भरोसा नहीं है तो हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं कर सकते, तो उन्होंने विभाजन मान लिया और कहा कि तुम मानो जल्दी से विभाजन, तभी हम सत्ता का ट्रांसफ़र करके जाएंगे। तो गांधी नेहरू ने मान लिया, ये हुआ ना। यानी हमको सत्ता मिले, इसके लिए सारे सिद्धांत जो हमने बयानबाजी की थी कि बंटवारा तो मेरी लाश पर होगा, किसी भी तरह विभाजन नहीं होगा, वो सब गए। ठीक है भाई, राजनीतिक कथन है, कह दिया, भूल गए। बड़े बड़े राजनीतिक कथन आधुनिक राजनेता प्रायः भारत में बयान देते रहते हैं। भारत के राजपुरुषों का तो ये था कि भाई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जानी बस वचन न जाए। लेकिन अब तो ये है कि भाई प्राण तो बचाने ही है, वचन का क्या है, वचन तो जिस प्राण से निकलते रहेंगे बहुत से। जब हम प्राण हैं तो मुंह में भी शक्ति है, तो जीभ से मुंह से कोई भी वचन निकलता रहेगा जिससे लगेगा कि हमारा हित सधेगा। तो गांधी जी भी उसी के थे, विभाजन मेरी लाश पर होगा, विभाजन बहुत जरूरी है। तो ये तो कोई आइडियोलॉजी हुई नहीं, ये तो या तो सत्ता की लिप्सा है कि हमारे गुट को सत्ता मिले, या यश की अदम्य लालसा है कि मुझे लोग माने कि ये अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी है कि इसने अपने ही लोगों को मरवा डाला, लाखों लोगों को। दो ही बातें हैं। अब इसमें आइडियोलॉजी तो कुछ बनती नहीं ना, गांधी की क्या आइडियोलॉजी है, आप क्या कहेंगे। गांधी स्वदेशी की बात करते थे, जवाहरलाल स्वदेशी का उपहास उड़ाते थे। गांधी जो जो कहते थे राम राज्य, तो उन्होंने कहा ये क्या फालतू की बात आप करते हैं, राम राज्य क्या होता है, गौ रक्षा क्या होती है, हमको तो साइंटिफिक कैटल्स का पूरा वो करना है, प्रजनन भी करना है, नस्ल सुधार भी करना है, बहुत बड़ी संख्या में कैटल्स को बढ़ाना भी है, गोमांस का निर्यात भी करना है। और उन्होंने जो चाहा, जो जवाहरलाल ने चाहा वही हुआ। गांधी जी जो बोलते थे, चाहते क्या थे, ये तो गांधी जी जाने और भगवान जाने। भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा है ना कि भूख, प्यास, चिंता, आरोग्य, ये जो हैं ज्ञान, ये तो मनुष्य स्वयं ही जानता है कि उसको क्या कितना है। स्वेनैव वेद्यम यज्ञानम परेशान अनुमानिकम, स्वयं ही चिंता रोग क्षुधा दया, ऐसा है लंबा श्लोक है वो, कि अपना ज्ञान, आपको वस्तु तत्व का ज्ञान है या नहीं, आपके भीतर चिंता है या नहीं, आप स्वस्थ हैं या भीतर बुखार है, भूख लगी है या नहीं लगी है, प्यास लगी है या नहीं लगी है, ये सब क्या है,
स्वयं वेद्यम यज्ञानम, आप स्वयं ही वेद्य है ये चीज़। परेशान अनुमानिकम, दूसरे तो अनुमान लगा सकते हैं। तो गांधी जी वस्तुतः है क्या चाहते थे, क्यों हिंदुओं को मरवाने तैयार हो गए? वो सनातन धर्मी अपने को कहते थे, तो ऐसा कैसा नया सनातन धर्म है? सनातन धर्मी भी हूँ मैं, और गीता तो बस कोई भगवान कृष्ण ने नहीं कही है, ये तो एक किताब है जो वेद व्यास ने लिख दी, पर बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। और महाभारत तो घटित ही नहीं हुआ, ये तो मन के भीतर चलता रहता है, वही महाभारत है। तो ये तो एक विचित्र हिंदू है। मैंने ऐसा कोई हिंदू गांधी जी के पहले भारतवर्ष में ऐसा एक भी प्रख्यात या साधारण हिंदू देखा सुना नहीं गया जो ये कहे कि महाभारत हुआ ही नहीं। ये तो एक काल्पनिक वस्तु है महाभारत, और गीता भी एक काल्पनिक पुस्तक है, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। फिर बाद में ये जोड़ दिया, और ये भी जोड़ दिया कि गीता मेरी माता है। तो अब पहली नज़र में तो ये बातें कोई पगलेट की लगती हैं, लेकिन गांधी जी किसी भी स्तर पर पागल नहीं थे, अत्यंत सजग बुद्धिजीवी थे, बौद्धिक थे। तो इसका अर्थ है कि ये सारी लटपट वाणी वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके मन में कोई राजनीतिक लालसा थी, कोई कूट लालसा थी, कोई योजना थी यश की, सत्ता की, अपने लोगों को सत्ता दिलाने की। तो इसलिए न तो गांधी जी की कोई विचारधारा है, गांधी जी के कुछ आदर्श हैं। ऐसा आदर्श है कि मैं भारत को संपन्न देखूं, ये तो बार बार वो कहते हैं, ये उनका आदर्श है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म और कर्मफल को मानता है, और मेरी उसमें अटल श्रद्धा है, तो ये भी उनका आदर्श है। ऐसी कुछ बातें आदर्श हैं। गौरक्षा को भी उन्होंने आदर्श कहा था, लेकिन गौरक्षा का आदर्श और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, दोनों में खुला टकराव है, क्योंकि नेहरू तो शुरू से गोवध के समर्थक थे, है ना, और अंत में उन्हीं की चली आज तक चल रही है। नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक सभी लोग गोवध के समर्थक हैं। नाटक नौटंकी करते रहते हैं, लेकिन भारत दुनिया में गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो इसका मतलब यहाँ के सारे ही शासक गोवध पाप के भागी हैं, गो हत्यारे हैं, गाय की हत्या चलने देते हैं। तो काहे का झगड़ा है? जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो तो भारत में सारे नेताओं में एक है। कम्युनिस्टों को छोड़ के, कम्युनिस्ट तो कोई बड़े नेता नहीं है, वो तो एक लफंगों का झुंड है, ऐसी मार्जिनल पड़ा हुआ। सोवियत संघ ने इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है आजकल भाजपा चुपचाप इस्तेमाल कर रही हो। कम्युनिस्ट तो भारत की मुख्य धारा में कभी रहे ही नहीं, लेकिन जो भारत की मुख्य धारा है, कांग्रेस है मुख्य, और फिर भाजपा आई है। बीच में थोड़े दिन के लिए एक हिस्से में समाजवादी, लोहियावादी बड़े थे। इन सब के तो एक ही विचार हैं, बोलने को, वोट लेने को, समर्थन मोबिलाइज करने को जनता का अलग अलग है, लेकिन शासन में आने पर इनमें सब लोग एक ही करते हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी है, और गोडसे की ऐसी क्या आइडियोलॉजी थी, उस बच्चे को तो पता ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि देश चलता कैसे है और दुनिया कैसे चल रही है, और अंग्रेज जो यहाँ टिके हैं और जो जाने वाले हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। नेताजी सुभाष बोस को प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध बंदी, युद्ध अपराधी क्यों घोषित कर रखा है, और गांधी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं अंग्रेज, गांधी के लिए क्यों सर्कुलर निकला 1938 में कि आज से इन्हें महात्मा गांधी लिखा जाएगा सरकारी, वीर सावरकर लिखा जाएगा आज से। ये तो कोई सर्कुलर सरकार अंग्रेजों ने नहीं निकाला है ना, और नेहरू के लिए भी कोई सर्कुलर नहीं निकाला कि आज से ये पंडित जी कहे जाएंगे, लेकिन गांधी के लिए विशेष सर्कुलर निकाला कि आज से ये महात्मा कहे जाएंगे। वो तो सरकारी सर्कुलर है, आदरणीय अरुण कुमार उपाध्याय जी की कृपा से वो सार्वजनिक हो गया है। बाकायदे एक प्रदेश के मुख्य सचिव का सर्कुलर है वो, CPN बरार के। तो अंग्रेज इनको महात्मा के रूप में, माने महात्मा उनकी एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में महात्मा शब्द चला रहे थे। वो महात्मा उपाधि उनके नाम के सहज रूप से जोड़ रहे थे या अभिन्न रूप से जोड़ रहे थे, जो तो अंग्रेजों का खेल था। वीर सावरकर के लिए कोई सरकारी सर्कुलर नहीं जारी हुआ, पंडित नेहरू के लिए कोई सरकारी सर्कुलर नहीं जारी हुआ, केवल गांधी जी के लिए सरकारी सर्कुलर जारी हुआ कि इन्हें आज से महात्मा कहा जाएगा। तो गांधी जी जो हैं वो बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी थे और अंग्रेजों के परम मित्र थे। वो कहते भी थे पहले 1924-25 तक तो उन्होंने यही कहा है कि मैं ब्रिटिश राज्य की सबसे वफादार प्रजा हूँ, है ना, बहुत ही निष्ठावान नागरिक हूँ। युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी बहुत की,
युद्ध के लिए भर्ती का अभियान भी चलाया प्रथम महायुद्ध में। तो अंग्रेज़ों के तो वो परम मित्र थे गांधी जी। तो क्या आइडियोलॉजी है, आप जो है निष्ठावान हिंदू भी हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, कर्म फल और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, और अंग्रेज़ों से दोस्ती भी हैं। भारत को जो नष्ट कर रहा हो, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, उसको उत्साहपूर्वक बढ़ बढ़कर सहयोग देना कौन सा कर्म है और उसका क्या कर्म फल होगा और पुनर्जन्म में आप क्या होंगे, अपने ही पूर्वजों की लाखों करोड़ों वर्षों से संचित ज्ञान राशि, ज्ञान परंपरा, सभ्यता परंपरा, समाज परंपरा, राष्ट्र परंपरा, उसको नष्ट करने वाले शासन की प्रजा अपने को कहना, तो ये कौन सा कर्म है, किस कोटि का कर्म है, इसके क्या फल होते हैं। गांधी जी ने कौन सा कर्म किया, उसका उन्हें क्या फल मिला होगा। वो तो कहते थे मेरी पुनर्जन्म और कर्म फल में श्रद्धा है। तो ये सब प्रश्न हैं, क्योंकि इन सब पर कोई बहुत राजनेता लोग विचार नहीं करते, गांधी जी ने भी नहीं किया था, इसलिए गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है जिसमें अहिंसा एक टूल है जो कभी अंग्रेज़ों को घेरने के काम आता है, कभी विरोधियों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसलिए न तो गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी है और न वो बच्चा जो है उसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो गोडसे, नथुराम गोडसे के स्मरण से हमारे भीतर स्नेह तो पैदा होता है कि देखो देशभक्त ऐसा था, इसको तो पता था कि फांसी हो जाएगी, फिर भी जान पर खेल गया, है ना। तो उसके इस साहस के लिए, इस वीरता के लिए मन में स्नेह स्वाभाविक है कि भाई गोडसे कुछ भी हो, उसमें उसे तो पता ही था कि फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी हो जाए तो हो जाए। ये आदमी मुझे दिखता है कि ये गड़बड़ी की जड़ है, तो इसको तो मैं मार डालूंगा देश के लिए। ये तो बहुत बड़ी वीरता है। तो वीरता को प्रोत्साहन तो देना चाहिए कांग्रेस सरकार को, भारत के युवकों की वीरता को प्रोत्साहन देना चाहिए, तो क्षमा कर देना चाहिए। भाई एक वक्तव्य आ जाता कि यद्यपि इसकी वीरता प्रशंसनीय है, देशभक्ति की भावना प्रशंसनीय है, हमें ऐसे ही वीर और भावुक युवक चाहिए, परंतु चूँकि कानून व्यवस्था ऐसी है और अभी हम इसको गांधी जी जैसे व्यक्ति की हत्या के लिए क्षमादान नहीं दे सकते, इसलिए बहुत ही भारी मन से हम इसको फांसी की सजा दे रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाहिए था। वो तो नहीं कहा कांग्रेस ने। तो क्या कांग्रेस सदा से ही, तो अभी गोडसे की बात कर रहे थे, इस प्रकार गोडसे की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। आइडियोलॉजी के लिए जो एक व्यवस्थित चिंतन चाहिए, राज्य क्या है, समाज क्या है, राज्य को चलाता कौन है, समाज की कौन सी शक्तियाँ उस पर प्रभाव डालती हैं, कुछ भी चिंतन उसने नहीं किया था। नहीं तो उसे पता होता कि ये गांधी को मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हो ही चुके हैं। नीतियाँ तो उनकी गांधी से भी बढ़कर हिंदू विरोधी हैं। वो धनाधन चलाएंगे, क्या वो इतने मूर्ख थे कि मानते थे कि गांधी के बिना नेहरू मर जाएगा, नेहरू निष्प्रभावी हो जाएगा, नेहरू झुककर हिंदू हो जाएगा। अगर ये सोचते थे तो भी कितना बचकाना है। गांधी को मारने से हिंदू विरोधी राजनीति में कोई भी तो शुभ परिवर्तन नहीं आया। नेहरू का हिंदू विरोध एक दिन भी तो नहीं रुका, तो गांधी की हत्या से क्या फायदा हुआ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो एक भावुक युवक की देशभक्ति से भरी हुई वीरता थी, साहस था, तो उसको स्नेह देना चाहिए, लेकिन साथ ही समझना चाहिए कि ये इससे कोई लाभ नहीं हुआ, बहुत ही नासमझी भरा काम था। तो क्षमा किया जा सकता था उसे, तो क्षमा की भी मांग किसी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने क्यों क्षमा नहीं किया, इसकी बात। अब कांग्रेस की बात आती है, तो मैंने क्या कहा, गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। अंग्रेज भारत से जाएं और जाते जाते ये हमारे चेले को सत्ता दे जाएं, यही एक विचारधारा है। उसके लिए जो तिकड़म बेल करना है, जो पापड़ बेलना है, वो बेल देते थे। अभी ये कह दिया, वो कह दिया, विभाजन मेरी लाश पर होगा, नहीं विभाजन तो कांग्रेस कार्यकारिणी से संस्कृति की विभाजन मान ही लो, तो कोई रास्ता नहीं है ना। और हिंदू कायर हैं और मुसलमान गुली है, ये भी कहा। और फिर जब उसने श्रद्धानंद को मार दिया या मोपलाओं ने केरल में उत्पात किया, तो नहीं ये हमारे भाई हैं। तो ये तो कोई विचारधारा तो नहीं है ना। ये मुसलमान जब मार काट करें तब आप उसको सहन करने योग्य बताएं, उनका फर्ज बताएं, उनकी प्रशंसा करें कि ये बड़े वीर हैं। और हिंदुओं को सामान्य प्रतिशोध लेने से भी रोकें, जो कि प्रतिशोध सबसे पवित्र कर्म है। शत्रुओं को नष्ट करना और आतताई को नष्ट करना या प्रतिशोध लेना, ये तो हमारे यहाँ सदा से श्रेष्ठ छात्र धर्म रहा है।
मानव धर्म भी रहा है। तो उसी काम को अब हिंदुओं को रोकना और मुसलमानों को आगे बढ़ाना, प्रशंसा करना, तो ये तो किसी भी आइडियालॉजी का लक्षण नहीं है। तो गांधी जी की कोई आइडियालॉजी नहीं थी, कुछ प्रैक्टिकल गोल्स थे, पॉलिटिकल व्यावहारिक राजनीतिक लक्ष्य थे, उसके लिए गांधी जी ने काम किया। बहुत बड़ी मात्रा में वो सफल हो गए, उनका चेला गद्दी पर बैठ गया और मरकर भी वो सफल हो गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें वो नाम मिला नहीं तो नोआखली में जो वो ऊटी की उम्र की कन्याओं के साथ निर्वसंस हो रहे थे, उससे थू थू हो रही थी। ये तो उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे सगे साथी मुझसे दूर चले गए हैं। किशोरी लाल मशरूवाला उनसे नाराज थे, विनोबा भावे उनसे दुखी थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारे ही मुख्य लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सभी तो दुखी थे, लगातार लिखे हैं गांधी वाङ्मय में भी और उस समय के कांग्रेस के इतिहास में भी और नेहरू के कलेक्टिव वर्क्स में भी इसके है। नेहरू बहुत नाराज थे, क्या है, क्या बेवकूफ़ी हो रही है, अरे भाई तुम्हें लड़की चाहिए तो हम कहीं और से दिला देंगे, ये क्या नौटंकी कर रहे हो। सार्वजनिक रूप से उस समय जब चारों ओर कत्ल हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो लड़की के साथ नंगे सो रहे हो, पब्लिकली लोग देख रहे हैं, प्रचार हो रहा है, तो सभी लोग परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में कौन सी आइडियोलॉजी थी? कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, राजनीति का लक्ष्य था, उसे किसी तरह पाना है, चलो भाई बर्दाश्त करो। बल्कि बहुत संभावना यह है कि गांधी जी जितने इरिटेटिंग हो गए थे, जितने सिरदर्द हो गए थे, तो नेहरू वगैरह ने सोचा हो कि अब इनको निपटा ही दिया जाए। अब जब पता चला होगा कि एक बार निपटाने की तैयारी में है तो बड़े खुश होंगे। अमेरिका से और इंग्लैंड से संधि करके कहा होगा भाई निपटता है तो निपट जाए, हम बचे रहेंगे। और शायद निपटता है, निपट जाए तो उसका लाभ लेने की तैयारी थी, चूँकि जितने बड़े पैमाने पर गांधी हत्या की सूचना फैलते ही उसी दिन से देश भर में ब्राह्मणों को मारना, जलाना, घर में आग लगाना, संपत्ति छीनना, अत्याचार करना सब शुरू हो गया। वो बिना व्यवस्थित योजना के नहीं हो सकता। तो जिसे कहते हैं परिस्थितिगत साक्ष्य, तो परिस्थितिगत साक्ष्य ये है कि जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी की हत्या का ज्ञान था। गांधी जी की हत्या होते ही क्या करना है इसकी पूरी तैयारी संगठन के स्तर पर थी, और ये एक सुनियोजित चीज थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने स्वयं मारा, ये मार रहा है तो मार दे, और गुप्तचर एजेंसी से ये सुनिश्चित किया कि अगर इससे, ये तो लड़का है कुछ जानता नहीं, इससे नहीं भी मरे तो ऐसे करने के फिर बुढ़ा बचे नहीं, फिर इनको साफ ही कर दें। तो वो CIA का एक आदमी वहाँ मौजूद था और उसने सोचा कि भाई ये तो बेचारा, ये तो मारने ही आया है, इसकी नीयत तो पक्की है मारने की, लेकिन मान लो सफल नहीं हो, उतना ट्रेन नहीं है तो मैं मार दूंगा। तो उसने मार दिया और फिर इनको पकड़ के शोर कर दिया कि देखो, और अमेरिका में गुण गाए जाने लगे कि देखा कितना बहादुर था हमारा राजदूत। तो उसने गोडसे को पकड़ लिया। अरे हिंदुस्तानियों में तो दम ही नहीं था कि गोडसे को पकड़ते। तो ये सब एक कार्य योजना का अंग दिखता है। इसलिए बहुत संभव है कि गांधी जी की हत्या की पूरी जानकारी ही नहीं रही हो, इसमें परोक्ष शह भी रही हो और CIA का उसमें पूरा हाथ रहा हो, और ये गांधी जी अब मारे जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू को पता हो, और उसके बाद हम इस तरह से दंगे करके हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम कर देंगे, वीर सावरकर और गुरु गोलवलकर दोनों को जेल में डाल देंगे। ये पूरी तैयारी थी और उस तैयारी के अनुसार ही काम किया, और अगले दिन कई हजार ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई और उनको पूरी तरह उनकी संपत्ति छीन ली गई, घर जला दिया गया, काली पट्टी पहनने को विवश हुए, मारा पीटा, बहुत अत्याचार हुआ। तो ये तो बिना तैयारी के, बिना योजना के नहीं हो सकता। इसलिए न तो गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी है, न गोडसे की कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी, आइडियाज़ हैं, भावना है। गांधी जी की भावना ये है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे बहुत बड़ा शांति का दूत मान लें लोग और मेरे चेले को गद्दी मिले, तो वो उसमें सफल हुए। गोडसे की भावना ये है कि ये जो है देशभक्ति के लिए बाधक तत्व है, इसको हम साफ कर दें। तो उन्होंने साफ करने में वो सफल हुए और देशभक्ति की बाधक शक्तियों को हटाने में सफल नहीं हुए। उसकी बजाय जो उस समय सत्ता के समीकरण चल रहे थे वही बने रहे, है ना। तो गांधी की कोई आइडियोलॉजी नहीं, गोडसे की कोई आइडियोलॉजी नहीं, और कांग्रेस की भी कोई आइडियोलॉजी नहीं। कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, चलने दे रहे हैं। अगर केवल इस हत्याकांड के ही संबंध में लें तो क्या कांग्रेस को
राजनीतिक हत्याओं से परहेज है तो सभी जानते हैं कि नहीं है। नेहरू जी पर भी कई आरोप हैं, इंदिरा गांधी जी पर तो स्पष्ट आरोप है कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या कराई, कुछ अन्य लोगों की भी हत्या कराई। कहने वाले तो संजय गांधी का भी कह देते